गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है आर्टिकल्स, कई सारे आर्टिकल्स आपको कंप्लीट करवाए थे। ठीक है, एक बार फास्टली विदिन 5 मिनट्स में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने इंटरसेक्शन ऑफ जनरल कॉनिक इन द लाइन से। ठीक है, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन थी। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। आपको पता है जब भी मैं कोई कॉनिक लूँगी, लाइन लूँगी, वो आपस में दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम ही निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। तो मैंने गिवन लाइन पर एनी पॉइंट निकाला, मीन्स फर्स्ट को और लास्ट को लेके एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो सेकेंड और लास्ट को लेके वाई की वैल्यू निकाली, ये कॉनिक में पुट की, फिर टर्म्स कलेक्ट करी। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी आर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें लास्ट टर्म थी S1 = 0। आर के अंदर क्वाड्रेटिक आने का मतलब यहाँ से आर की दो वैल्यूज आएंगी। जब मैं आर की दो वैल्यूज इस पॉइंट में पुट करूँगी तो आपके पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी आर्टिकल्स होंगे इतना काम तो आप हर आर्टिकल में करोगे ही करोगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हर आर्टिकल में आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि S1 की वैल्यू 0 है या नहीं। दूसरा कंडीशन, किसी आपने भी देखा है किसी आर्टिकल में सम ऑफ रूट 0 बनता है, किसी में डिस्क्रिमिनेंट 0 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालना चाहते हैं वो पॉइंट कॉनिक के ऊपर लाई करेगा तो कॉनिक को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स S1 शुड बी 0। तो टेंजेंट वाला एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें S1 0 है, बाकी किसी भी आर्टिकल में S1 0 नहीं होगा। अब बात आती है आगे करने की कि जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, आर के अंदर दो वैल्यूज़ आएंगी, बट आपको पता है जब दोनों वैल्यूज सेम आएंगी तभी जो लाइन है वो टेंजेंट बन पाएगी, अदरवाइज जो लाइन है कॉनिक को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, आर की वैल्यूज दोनों सेम आनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर जब आप S1 को 0 पुट करते हो, इस इक्वेशन के अंदर S1 को 0 पुट करते हो तो ये टर्म 0 हो जाती है। और यहाँ से मैं आर को कॉमन ले सकती हूँ। आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से था, ये मैंने आपको अलग तरीके से करवाया था। यहाँ से आर कॉमन लूँगी तो एक आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम है, एक आर की वैल्यू 0 है तो अदर रूट विल आल्सो बी 0। जब दोनों ही 0 हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो सेकेंड कंडीशन बनती है, जब मुझे टेंजेंट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगी, सम ऑफ रूट्स को 0 पुट करूँगी। सम ऑफ रूट 0 का मतलब -b/a0। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो ax² + bx + c = 0, तो लिखते हो -b/a0, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ r 0 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ r पुट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पुट की थी cos थीटा sin थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास ये टर्म आ गई थी, दिस टर्म = दिस टर्म, और ये टर्म आपकी S1 है और इस टर्म का नाम हमने दिया था t। तो आपके पास टर्म आ गई t = S1। लेकिन जब मैं टेंजेंट निकालती हूँ तो S1 0 है, तो t = 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये लर्न भी करनी थी आपको कि ax1 + hy1 + g × x + hx1 + by1 + f × y + gx1 + fy1 + c = 0। याद रखने का तरीका मैंने बताया था। इस टर्म को निकालने के लिए जो आपकी कॉनिक की इक्वेशन है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये टर्म आ जाएगी। मीन्स जिस टर्म से आप सेंटर निकालते हो दोनों वही टर्म है, प्लस ये gx1 + fy1 + c, ये वैल्यू आपकी पहले भी आई है, c1 की जो वैल्यू होती थी। ठीक है, जस्ट याद रखने का तरीका है, अदरवाइज पीछे से इसका कोई रिलेशन नहीं है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसको इस तरह से याद रख सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके दूसरी फॉर्म मैंने बताई थी, x y और x1 y1 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तीसरी फॉर्म आपकी ये लिखी हुई है, ये वाली फॉर्म मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बाद में करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग x1 y1 एज मिडल पॉइंट, x1 y1 मिडल पॉइंट, दिस इज द x1 y1 मिडल पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे x1 y1 मिडल पॉइंट है, पॉइंट कॉनिक पर लाई नहीं कर रहा, तो S1 0 नहीं होगा। फिर अगर मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करती हूँ, x1 y1 मिडल पॉइंट है तो दोनों वैल्यूज सेम होंगी, बट दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं, यानी कि बोथ वैल्यूज ऑफ r शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, देन सम ऑफ रूट्स = 0।
सम ऑफ रूट्स जीरो की जब कंडीशन लगाओगे तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने टेंजेंट आपको यहाँ तक करवाई थी बिल्कुल इसी तरह करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन निकलेगी, देखो सेम इक्वेशन लिखी हुई है तो आ जाएगी t इज इक्वल टू S1। तो ये वो इक्वेशन है, उस कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका x1 y1 क्या है, मिडल पॉइंट, t इज इक्वल टू S1। यहाँ S1 0 नहीं होगा। और हर क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना कि x1 y1 क्या है। जैसे मैंने टेंजेंट निकाला तो x1 y1 वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट हमें फाइंड आउट करना है। जब मैंने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाली हैविंग x1 y1 मिडल पॉइंट, तो x1 y1 मिडल पॉइंट है। और इसी तरह का एक आर्टिकल और मैंने आपको बताया था, हाँ, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। देखो इसमें हमने जो है सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है तो उसको स्लोप की हेल्प से जो है हमने डिफाइन किया था, लेट m बी द स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड। फिर आपका पूरा का पूरा आर्टिकल वही आया था। अब जब आपने x1 y1 लिया था वो क्या लिया था, मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको आर्टिकल करवाया तो ये क्लियरली बताया था कैसे मिडल पॉइंट्स आपने कॉर्ड्स इस तरह से लेनी है और उनका जो मिडल पॉइंट्स हैं उसका लोकस आपने निकालना है। ठीक है, तो x1 y1 मिडल पॉइंट है तो मिडल पॉइंट वाले आर्टिकल की इसकी तरह चलेगा। x1 y1 मिडल पॉइंट है तो r की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी, सम ऑफ रूट 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी जैसे आपने टेंजेंट का आर्टिकल किया था बिल्कुल सेम यहाँ तक एज इट इज़ करना था। बस फ़र्क ये है कि जब आपने टेंजेंट का आर्टिकल किया या फिर दूसरा आर्टिकल किया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिडल पॉइंट x1 y1, उसमें आपने बाद में cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट की थी। देखो यहाँ cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट की थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया था cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी। इसके दो रीज़न हैं। एक तो आपको यहाँ लोकस निकालना था, लोकस निकालने का मतलब एक कंडीशन निकालनी थी जिसमें x1 y1 और कॉन्स्टेंट टर्म आए, मीन्स x y ना आए। अगर मैं यहाँ cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट करती हूँ तो x वाली टर्म भी आती है, y वाली टर्म भी आती है जो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए cos थीटा sin थीटा की वैल्यू नहीं पुट की थी। दूसरा रीज़न था स्लोप से काम करना है। स्लोप आपको पता है किससे दी जाती है, टेंजेंट थीटा से, तो इसीलिए इसको हमने डिवाइड किया था cos थीटा से डिवाइड किया tan थीटा। फिर उसके बाद क्या किया, tan थीटा को स्लोप पुट किया m, फिर x1 की टर्म कलेक्ट करी, y1 की और बाकी टर्म्स कांस्टेंट टर्म। आपको पता है लोकस के लिए मैंने बताया था x1 y1 को रिप्लेस कर देना है xy से। उसके बाद देखो ये आर्टिकल भी बीच में रह गया, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1 टू द कॉनिक। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये कॉनिक है, यहाँ x1 y1 है जिससे आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स आप जो है ड्रॉ करना चाहते हो इस तरह से, तो ये पॉइंट भी आपका कॉनिक पर लाई नहीं करेगा, मीन्स S1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर दोनों r की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों टेंजेंट सेम आती है निकल के। बोथ ऑफ वैल्यू ऑफ r शुड बी इक्वल, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। तो ये एक सिंगल आर्टिकल ऐसा है जिसमें आपने क्या पुट करना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मीन b² माइनस 4ac 0, फिर b² माइनस 4ac को पुट किया, फिर cos थीटा sin थीटा की वैल्यू पुट की थी स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आप सीधा इसको याद रखना, ये टर्म बनती है t माइनस s1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म बनती है s प्लस s1 माइनस 2t। अपनी कन्फर्मेशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप खुद इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि t माइनस s1 को सॉल्व करो और इस टर्म को सॉल्व करो, दोनों सेम आएगी। इसी तरह s प्लस s1 माइनस 2t और इस टर्म को सॉल्व करोगे, अगेन दोनों टर्म सेम आएगी, लेकिन पेपर में आपको करके नहीं दिखाना। उसके बाद हमने यहाँ होल स्क्वायर खोला, इस s1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो सारी टर्म्स कैंसिल हो गई थी, आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट आई थी t² इज इक्वल टू s1। फिर से स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना x1 y1 कौन सा पॉइंट है जिससे आपने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। उसके बाद था एक आर्टिकल आपका, द कंडीशन दैट टू स्ट्रेट लाइंस y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m' मे बी पैरेलल टू द कॉन्जुगेट डायमीटर। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेट डायमीटर्स का मतलब क्या है कि आपने पैरेलल कोड का सिस्टम लिया, इसका मिडल पॉइंट का लोकस निकाला, दिस इज द डायमीटर। ठीक है, फिर आप क्या करो, इस डायमीटर के पैरेलल कोड्स ले लो और इनके मिडल पॉइंट का लोकस निकाल लो, सबको सारी की सारी कोड्स के मिडल पॉइंट्स का लोकस निकाल लो, इनको ज्वाइन कर दो, तो ये दोनों डायमीटर आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट डायर्स। तो आपको वो कंडीशन निकालनी थी कि ये दोनों जो है कॉन्जुगेट डायमीटर का काम करें। तो हमने क्या किया था, y इक्वल टू mx लेकर फर्स्ट पार्ट की तरह आपको आर्टिकल पूरा यूं का यूं करना है, तो आपके पास ये निकल के आया था डायमीटर। ठीक है,
आपको पता है कि मैंने अगर इस तरह से पैरेलल सिस्टम लेके अगर एक डायमीटर निकाल लिया तो ये जो डायमीटर निकल के आया है, दिस डायमीटर शुड बी पैरेलल टू अदर सिस्टम ऑफ पैरेलल कोर्स। अदर सिस्टम क्या था आपका y इज इक्वल टू एम डैश एक्स, मीन्स ये वाली लाइन और ये y इक्वल टू एम डैश एक्स पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। इसकी स्लोप निकाले माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y और इसकी स्लोप m डैश। तो स्टूडेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स कलेक्ट करी थी, m प्लस एम डैश की इकट्ठी करी, m डैश की इकट्ठी करी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आई थी। तो आपको मैंने पिछला सारा रिवाइज करवा दिया है। अब देखो हार्डली मुझे 10 मिनट्स लगी है पिछला सारा रिवाइज करवाने में। और स्टूडेंट्स आप लोगों को तो अगर डेली का डेली पढ़ते हो और जिस तरह से मैं आपको समझाती हूँ कि पिछला लेक्चर डेली पढ़ा करो, तो आपको तो 4 या 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको तो सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। और अगर आपने 3 दिन 4 दिन 3 दिन अगर आपने पहले कर लिया है रिवाइज उसको, तो चौथे दिन तो आपको शायद बुक खोलने की भी, कंसेप्ट की भी जरूरत ना पड़े, आपको खुद ही आ जाएगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि डेली का डेली तो पढ़ो ही, लेकिन उसको अगले 4 दिन तक कंटिन्यू रखो, उसमें आपका टाइम नहीं लगेगा, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी, आर्टिकल में मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है, और साथ साथ आपका सिलेबस तैयार भी होता जाएगा। नहीं तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, जब मैं करवाती हूँ तो समझ आता चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन लास्ट में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि मैम सारा मिक्स हो गया है, ठीक है। तो इस मिक्सिंग से बचने का यही सॉल्यूशन है कि चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, रिवाइज करो डेली का डेली। देखो मैं आपको धीरे धीरे ज़रूर करवा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर सिलेबस धीरे होगा वो ज़्यादा बेटर है मिक्सिंग से। अदरवाइज़ पेपर में पूछा कुछ और आर्टिकल होता है, आप करके कोई और आते हो, तो आप मिक्सिंग मत करना, चाहे कम करना काम, लेकिन अच्छे से करना। अब नेक्स्ट आर्टिकल मैं आज आपको करवाती हूँ, एक ही आर्टिकल करवा रही हूँ बस। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 में टच द कॉनिक ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आपको एक लाइन दे रखी है, आपको बताना है कि वो कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन इस पे टेंजेंट बन जाए, कि दिस लाइन में टच द कॉनिक। इट मीन्स मैं कंडीशन फाइंड आउट करूंगी और लेके चलूंगी दिस लाइन इज द टेंजेंट, ठीक है। और इस आर्टिकल को ध्यान से समझना, इसका जो करने का तरीका है आगे हम बहुत जगह, बहुत सारे इवन 9 चैप्टर में भी आएगा, 6 चैप्टर में भी आएंगे क्वेश्चंस, इसमें भी आगे आएगा एक आर्टिकल और बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैं आपका करवाऊंगी। अगर आपको एक आर्टिकल समझ आ गया तो बिल्कुल इसके जैसा आर्टिकल आगे। तो एक तरह से आपको क्या आपको करना क्या है, आपको वो कंडीशन निकालनी है कि ये लाइन इस कॉनिक को टच कर जाए, इट मीन्स ये लाइन टेंजेंट है। आपको कंडीशन निकालनी है कि किस कंडीशन में ये लाइन इस पे टेंजेंट बनेगी, ठीक है। जब भी आपके पास इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आए, सबसे पहला पॉइंट होता है, आप एक पॉइंट सपोज करो कि किस पॉइंट पर ये लाइन इसको टच कर रही है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो अगर क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो, आर्टिकल में आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना हो, तो भी यही तरीका है जैसे मैं ये आर्टिकल आपको करवा रही हूँ, कोई नया मेथड नहीं है। उसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को सपोज ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या सपोज करती हूँ, लेट x1 y1 इज द पॉइंट एट विच दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कॉनिक दिस, या सिंपली बोल सकती हूँ लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो इक्वेशन ऑफ कॉनिक आपको दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे रखी है, लेट द लाइन 2 टचेस द कॉनिक 1 एट द पॉइंट x1 y1। अब मुझे बताओ कॉनिक आपके पास है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके पास है, क्या आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो? आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी सीखी है। देखो आर्टिकल क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। कॉनिक आपके पास हो और पॉइंट हो तो टेंजेंट की इक्वेशन आप खुद से लिख सकते हो। तो वही तरीका, देखो टेंजेंट की इक्वेशन अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो हमारी ये निकल के आई थी ना, जिसमें मैंने कहा था सेंटर की तरह याद रखना ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स प्लस hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c, इसी को लिख लो आप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 टू द कॉनिक 1,
ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स, अब ये भी आपको पीछे से बताइए, hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे तो आपको याद हो जानी चाहिए थी अभी तक। ये देखो ये वाली इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने ये क्यों लिखी। अब देखो इन दोनों लाइंस को देखो, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, तो बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सेम लाइन। अगर दोनों ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन सेम ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करती है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। सिंस इक्वेशन 2 एंड 3 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, तो दोनों को कंपेयर कर लो। देखो अब बात आती है कंपैरिजन। अब आप ऐसे मत करना, कई स्टूडेंट कंपैरिजन इस तरह से करते हैं कि यहाँ तो x का कोफिशिएंट l है, यहाँ x का कोफिशिएंट ax1 प्लस hy1 प्लस g, तो करते क्या है स्टूडेंट्स, लिख देते हैं ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू इज इक्वल टू l। देखो मैं आपको सीधी सी चीज़ एक चीज़ बताती हूँ, कंपैरिजन करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, ये गलत कर देते हैं। जैसे मान लो एक इक्वेशन मैंने ये ली, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो आपने देखा होगा कंपेयर करते हो आप, कंपेयर करते वक्त कई जगह तो आपको लिखा होता है कि इनके कोफिशिएंट को आप रेशो ले लेते हो कि यहाँ x का कोफिशिएंट a1 डिवाइडेड बाय यहाँ x का कोफिशिएंट a2 इज इक्वल टू यहाँ y का कोफिशिएंट b1 डिवाइडेड बाय यहाँ y का कोफिशिएंट b2 इज इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म c1, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म c2। कई जगह तो कंपेयर करते हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को सेम ले लेते हैं। कई जगह हम करते हैं कि यहाँ x का कोफिशिएंट a1, यहाँ x का कोफिशिएंट a2, तो a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए, y का कोफिशिएंट b1, y का कोफिशिएंट b2, b1 इज इक्वल टू b1, c1 इज इक्वल टू c2। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सिखा रही हूँ कि कब आप इस तरह से कंपैरिजन करते हो, कब आप इस तरह से कर सकते हो। देखो छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं, ये आपको कहीं इस तरह से बुक में नहीं लिखी मिलेंगी, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग है। तो आप लोग चीज़ें समझोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके बहुत काम आएंगी। अब यहाँ देखो, अगर इसमें हम इक्वल कब रखते हैं, कोई भी एक टर्म का कोफिशिएंट सेम हो, ध्यान देना। सपोज करो यहाँ c1 होता, कोई भी एक कोफिशिएंट सेम हो, या मान लो यहाँ c1 है, तो मैं लिख सकती हूँ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c1। इससे एक्चुअल में कंपैरिजन ये होता है, ये कंपैरिजन ऐसा कंपैरिजन है, जनरल है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कभी गलती नहीं होगी। ये कंपैरिजन ऐसा है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट की, तो ठीक है, ठीक जगह आप अप्लाई कर पाओगे, और रैंडमली कहीं पे भी कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें देखो ये कब अप्लाई कर सकते हो, जब दोनों में से कोई भी एक टर्म का कोफिशिएंट सेम हो, चाहे x का सेम हो, y का सेम हो, z का सेम हो, या कांस्टेंट टर्म। जैसे मैंने यहाँ कांस्टेंट टर्म सेम ले ली, देखो c1 बाई c1 1 आ गया। फर्स्ट और लास्ट को ले लो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड और लास्ट को ले लो, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू a2 आ गया, यहाँ से b1 इज इक्वल टू b2 आ गया। इसी तरह सपोज करो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम हो जाता, मान लो मैं ऐसे ले लेती a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो भी आप कंपैरिजन इक्वल में कर सकते हो। देखो a1 बाई a1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इन दोनों को ले लो, 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स b1 इज इक्वल टू b2। फर्स्ट और लास्ट को ले लेना, क्या आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू c2। तो शायद स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर ये तो सिर्फ देखो यहाँ मैं सिंपल लाइन की बात कर रही हूँ, कहीं पर भी आपको किन्हीं भी दो इक्वेशन को कंपेयर करना हो और कोई भी एक कोफिशिएंट सेम हो, कोई भी एक कोफिशिएंट अगर सेम हो तो आप इक्वल में कंपैरिजन कर सकते हो। अदरवाइज कंपैरिजन का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये दोनों लाइन
दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, रेशो को सेम पुट करूँगी। यहाँ देखो x का कोफिशिएंट ax1 प्लस hy1 प्लस जी, यहाँ x का कोफिशिएंट l, तो ax1 प्लस hy1 प्लस जी बाई एल। और ये जरूरी नहीं है, आप l बाई ऐसे भी लिख सकते हो, l बाई ax1 प्लस hy1 प्लस जी, इट डजेंट मैटर कि l आप ऊपर लिखो या ये टर्म ऊपर नीचे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर मान लो मैंने इस वाली इक्वेशन की टर्म ऊपर रखी है तो हर जगह इसी इक्वेशन की टर्म ऊपर रखोगे, ठीक है। और इस वाली lmn अगर ऊपर रखे हैं तो हर टर्म में lmn ऊपर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टर्म में तो अपने l नीचे रख दिया, दूसरी टर्म में m ऊपर, वो गलत हो जाएगा। इट इज इक्वल टू यहाँ y का कोफिशिएंट hx1 प्लस by1 प्लस f, या y का कोफिशिएंट m इज इक्वल टू यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि जिसमें xy नहीं है, x1 y1 विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट, तो gx1 प्लस fy1 प्लस c, और वहाँ कॉन्स्टेंट टर्म n, ठीक है, इज इक्वल टू k मान लिया। अब स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आपको यहाँ निकालना होता, या चलो मैं भी आपको बताती हूँ, इज इक्वल टू k मान लिया, फर्स्ट और लास्ट को ले लो ax1 प्लस hy1 प्लस g माइनस के एल, सेकेंड और लास्ट को ले लो hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू, देखो ये आएगा इज इक्वल टू के एल, इधर आएगा तो माइनस के एल हो जाएगा, ऐसे ही आएगा hx1 प्लस by1 प्लस f इज इक्वल टू एम के। अब राइट वाली टर्म राइट लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस एम के हो जाएगी। लास्ट में देखो gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू एन के, एन को भी लेफ्ट पे ले आओ, gx1 प्लस fy1 प्लस c माइनस एन के इज इक्वल टू 0। अगर आपको यहाँ कोई कहता है कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालो, x1 y1 निकालो, तो स्टूडेंट्स आप किसी भी दो इक्वेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस हैं, आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगी तो निकालना सिखा भी दूंगी। x1 y1 में दो इक्वेशंस, उसको सॉल्व करके आप x1 y1 निकाल सकते हो। अब यहाँ क्या है, एक टर्म एक्स्ट्रा और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो मुझे निकालनी है कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है उसके अंदर एक्स वाई वाली टर्म्स नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ हमने पॉइंट x1 y1 लिया है, वो भी हमने खुद से सपोज किया है। जो चीज़ खुद से सपोज करते हैं वो भी कभी आंसर में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको दिया नहीं हुआ था, आपने लेट किया था, तो वो भी कभी भी आंसर में नहीं आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ x1 y1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा, हमने जो k है वो हमने खुद से सपोज किया है, हमें उसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, k भी आपको नहीं दे रखा था। अब यहाँ पर एक तरह से आपकी चार टर्म्स हो गई, देखो x1 y1 k वाली, ठीक है, और एक ये कांस्टेंट टर्म। जब चार टर्म्स में काम करते हैं और कोई भी देखो आपके पास इक्वेशंस है, जब आपको एलिमिनेशन का काम करना होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये है a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू 0। इस तरह से टर्म ले ली मैंने, b1x प्लस b2y प्लस b3z इक्वल टू 0, c1x प्लस c2y प्लस c3z इक्वल टू 0। जब भी मुझे वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है कोई कंडीशन निकालने के लिए, तो तरीका होता है कि कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में डाल के 0 पुट कर दो। कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ, a1 a2 a3, यहाँ b1 b2 b3, c1 c2 c3, इनको डिटर्मिनेंट में डाल के 0 पुट कर दो जब अगर आपको कोई टर्म या वेरिएबल एलिमिनेट करने होते हैं। तो आपको पता है मुझे यहाँ x1 y1 के एलिमिनेट करने हैं, लेकिन साथ में कांस्टेंट टर्म भी आई हुई हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसको डिटर्मिनेंट में डाल के 0 पुट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज़ और भी पता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो स्क्वायर में होता है। स्क्वायर का मतलब या तो 2x2 का होगा, या 3x3 का होगा, या 4x4 का होगा। अब यहाँ टर्म्स तो 4 हो गई आपको जो एलिमिनेट करनी है, ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल जो इक्वेशंस है वो 3 हैं, तो 4 तो कॉलम बन जाएंगे, 3 इक्वेशन बनेगी। तो इसीलिए 3 की बजाय 4 रोज बने, इसलिए मुझे एक इक्वेशन और निकालनी पड़ रही है, ठीक है। और वो इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि जो पॉइंट x1 y1 है, देखो ये आपके पास कॉनिक है, ये लाइन है जो टेंजेंट लाइन है, ये इस पॉइंट पर कॉन्टेक्ट है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये आपका कॉनिक पर भी लाई करता है और टेंजेंट पर भी लाई करता है। तो जो पॉइंट है टेंजेंट पे लाई करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स वाई की जगह पुट कर दो x1 y1, तो इक्वेशन आएगी lx1 प्लस my1 प्लस n इक्वल टू 0। अब देखो 4 इक्वेशन आपकी आ गई। एलिमिनेशन के लिए क्या करो, इनको डिटर्मिनेंट में डाल के 0 पुट कर दो। एलिमिनेटिंग x1 y1 के फ्रॉम दीज 4 इक्वेशंस वी ऑब्टेन, पहले x1 का कोफिशिएंट डालें a h g l, देखो a h g l आ गया। y1 का कोफिशिएंट
HBFM, HBFM। अब कांस्टेंट टर्म देखो GFC, यहाँ कांस्टेंट टर्म N, ठीक है। अब K को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ K के साथ -L -M -N, और यहाँ K नहीं है, K नहीं है तो यानी कि यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको +0 × K, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 0। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न लग रही होगी, -L -M -N 0 आना चाहिए, लेकिन आपको पता है जो डिटर्मिनेंट होता है किसी भी एक रो या कॉलम में से कॉमन आ सकता है, तो लास्ट वाले कॉलम में से नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन ले लेना और वो 0 में शिफ्ट कर देना, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आपको क्वेश्चंस में क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है और पेपर में इतना टाइम नहीं है, अगर पेपर में इसको सॉल्व करने लगे तो 3 घंटे इसको सॉल्व करने में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, इसका एक तरीका मैं आपको बताती हूँ याद रखने का। ये देखो ये तरीका, ये वाली इक्वेशन तो आपको याद हो जाएगी, AL², या इसको भी छोड़ो आप, ये भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसी फॉर्म को याद करो। इसमें एक टर्म याद कर लो, BC - F² × L²। पेपर में हालांकि अब चाहो तो आप खोल के देख सकते हो, खोलने का तरीका वही है, साइन लगाओगे पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, पहले इससे एक्सपेंड करोगे ए से, फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉलम डिलीट करोगे, 3 × 3 का ये बन जाएगा, फिर -H, फिर इसको डिलीट करोगे, फिर 3 × 3 का बचेगा, फिर +G उसको करोगे। स्टूडेंट्स बहुत लंबा पड़ेगा, आप करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा आपको लर्न करना है। क्वेश्चन में मैं सीधा ये स्टेटमेंट यूज़ करवाऊंगी। तरीका मैं बता देती हूँ, 2 टर्म याद करनी, बाकी सारी अपने आप आ जाएंगी। पहली टर्म याद करना BC - F² × L², एक टर्म याद करी, बाकी इसकी साइक्लिक में चेंज हो जाएगी। देखो B की जगह C की जगह A, तो क्या आएगा CA या ACA की बात है, -F की जगह G, L की जगह M। यानी कि आपको करना क्या है कि जो ABC हैं उनको साइक्लिक में चेंज करना है, LMN को साइक्लिक में चेंज करना है और FGH को साइक्लिक में चेंज करना है। इससे ये आओ, A की जगह B, C की जगह A, ठीक है। तो क्या आया BA या A भी लिखा, -G की जगह H, M की जगह N। तो एक टर्म याद करी तो 2 आपने अपने आप लिख ली, +2 ट्वाइस ऑफ एक टर्म ये याद कर लेना, GH - AF MN, बाकी आगे साइक्लिक में आ जाएगी, +2 × G की जगह H की जगह F, ठीक है, -A की जगह B, F की जगह G, M की जगह N की जगह L, प्लस इसी तरह यहाँ साइक्लिक में चेंज करो, ट्वाइस ऑफ H की जगह F की जगह G, -B की जगह C और G की जगह H, N की जगह L की जगह M। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन में यही यूज़ करवाऊंगी, आपकी बुक में एक स्टेप और दे रखा है, वो भी आपको बता देती हूँ कैसे लिखा गया है, बट हम क्वेश्चन में यही यूज़ करेंगे, यही आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या कर रखा है देखो, इस टर्म को कैपिटल A नाम दे दिया, इसको कैपिटल B, इसको कैपिटल C, इसको कैपिटल F, ठीक है, G H ऐसे A B C F G H ऐसे नाम दे रखे हैं कैपिटल्स में। ये ABC क्या है देखो, ये एक डिटर्मिनेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो जब डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वहाँ भी बताया था ये डिटर्मिनेंट लिखना। ये डिटर्मिनेंट देखो ऐसे लिखा था A B C F G H, C के साथ से स्टार्ट करना है, F G H, तो यही डिटर्मिनेंट है। यहाँ कैपिटल A का मतलब है को फैक्टर ऑफ, देखो लिखा ना, को फैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स इन द डिटर्मिनेंट। A, कैपिटल A का मतलब स्मॉल a के को फैक्टर निकाल लो, इसको को फैक्टर निकालोगे क्या आएगा, BC - F², देखो ये टर्म है, BC - F² को ये पुट किया है B, ठीक है। स्मॉल b ढूंढो, देखो ये रहा स्मॉल b का को फैक्टर निकालें, क्या आएगा AC - G², देखो ये कैपिटल B को यही पुट किया है AC - G²। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये टर्म लर्न करो तो यहाँ से फिर आपको ये को फैक्टर निकाल के देखनी पड़ेंगे। जैसे H देखूँ मैं, ठीक है, H में देखूंगी यहाँ साइन तो किसका आएगा, माइनस का, और यहाँ से करूँगी तो ये आएगा HC - FG, लेकिन माइनस का साइन है तो क्या बनेगा, FG - CH। तो देख लो H की वैल्यू FG - CH।
ठीक है, आप ये टर्म याद करते तो यहाँ से कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये करती हूँ एडवाइस कि आप ये वाली टर्म याद रखो। ये वाली टर्म याद रखोगे, सिर्फ 2 टर्म आपको याद रखनी है, बाकी उसके सिमिलरली लिखते चले जाओ। जो कोफैक्टर वाली टर्म है ये याद रखने में फिर आपका टाइम लगेगा, आपको कोफैक्टर निकाल के देखने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालने में कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक भी कर देते हो आप लोग। तो बेटर है आप इसकी 2 टर्म याद करो, एक फर्स्ट वाली और एक फोर्थ वाली, बाकी साइक्लिक में चेंज करके कर देना। क्वेश्चन में यहीं से आपको करवा दूँगी। तो आज मैंने आपको एक ही आर्टिकल करवाया है, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ।